नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया की सबसे महान किताबों की गहराई में जाते हैं, ताकि आपके सोचने और जीने के तरीके को बदलने में मदद मिल सके। आज हम एक गहरी और अनदेखी किताब का सफर करेंगे, हाउ टू ओन योर ओन माइंड, जो कि नेपोलियन हिल की रचना है। जरा सोचिए, अगर आपके पास अपने विचारों को इस तरह से नियंत्रित करने की शक्ति हो कि वो आपको हर बार सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा। रोमांचक है, ऐ ना? यही नेपोलियन हिल हमें इस किताब में सिखाना चाहते हैं। ये सिर्फ सकारात्मक सोच से आगे की बात है। ये आपके विचारों को रणनीतिक रूप से संगठित करने और नियंत्रित करने के बारे में है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। इस ऑडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि न सिर्फ आप हिल के विचारों के दर्शन को समझेंगे, बल्कि आपको कुछ ऐसी रणनीतियां भी मिलेंगी जिन्हें आप अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चाहे आप हिल के नए फॉलोअर हों या उनके विचारों के पुराने प्रशंसक, इस सारांश से आपको अपने लक्ष्यों के प्रति एक नई दृष्टि मिल सकती है। अब आपका दिमाग हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। और सकारात्मक सोचें, जैसे वाक्य क्या कभी आपको परेशान करते हैं? सच कहें तो कितनी बार आप खुद को असल में सकारात्मक महसूस करते हैं? कई बार हमारा खुद का दिमाग ही हमारे खिलाफ काम करता है। हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। बेहतर मानसिकता का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ये दूर ही लगता है, जो डर और असफलता का एक चक्र बनाता है। पर चिंता मत कीजिए, ये सारांश आपको एक नई मानसिक यात्रा पर लेकर जाएगा। आप जानेंगे कि विचारशील एक्शन कितना जरूरी है, अपने दिमाग को अवसरों का लाभ उठाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी असली मंजिल और उसे पाने का रास्ता कैसे खोजें। तो क्या आप अपने दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं? चलिए बात करते हैं क्रिएटिव विजन की। ये एक ऐसा विचार है जो सामान्य बातचीत में शायद ही सुनने को मिले। कुछ लोग इसे केवल कला और साहित्य से जोड़ते हैं, लेकिन परोपकारी और उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के लिए क्रिएटिव विजन एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। कार्नेगी के अनुसार क्रिएटिव विजन का मतलब है कि अवसरों को पहचानने की क्षमता और उन पर कार्रवाई करने की ताकत। क्रिएटिव विजन का एक प्रमुख हिस्सा है कल्पना। कार्नेगी बताते हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है मौजूदा विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर कुछ नया बनाना। आज की दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से नया नहीं है। लगभग हर कोई पहले से मौजूद अवधारणाओं पर काम करता है। यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करना। इसका बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन। एडिसन ने ऐसे ही अचानक बल्ब का आविष्कार नहीं कर दिया। उन्होंने बिजली से जुड़ी मौजूदा जानकारी का उपयोग किया और अपने खुद के विचारों को जोड़ा, जिससे एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। यह हमें दिखाता है कि पहले से मौजूद चीजों का सही तरीके से उपयोग करके बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम हिल के सिद्धांतों को और समझेंगे, आपको पता चलेगा कि सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन दोनों का उपयोग कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपके सपनों को हासिल करने में मदद कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ। एडिसन ने सिर्फ ऐसे ही अचानक इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप, जिसे आमतौर पर बल्ब कहते हैं, का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने दो पहले से मौजूद सिद्धांतों, ऊर्जा और इलेक्ट्रिक लैंप, का उपयोग किया, जो उनके समय में पहले से ही इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन उस दौर के इलेक्ट्रिक लैंप्स की एक बड़ी कमी थी, वे ज्यादा समय तक नहीं जलते थे। उन लैंप्स में एक धातु की तार बिजली से जुड़ी होती थी, जो रोशनी तो देती थी, पर बिजली उस धातु को जल्दी जला देती थी। एडिसन के मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर इस तार में चारकोल का इस्तेमाल किया जाए, तो ये बिजली से जुड़े होने पर कई घंटों तक जल सकता है। दो पुराने विचारों से तैयार हुआ यह नया सिद्धांत एडिसन के सफल आविष्कार का आधार बना और कई सालों तक इसका उपयोग हुआ। अब बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन की। यह वो प्रकार की कल्पना है जिसमें व्यक्ति कुछ पूरी तरह से नया बनाता है। जिन कलाकारों और लेखकों की आप प्रशंसा करते हैं, वे अक्सर अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का ही उपयोग करते हैं। इनमें से कई लोग ये नहीं कह पाते कि उनके विचार कहाँ से आते हैं, वे बस अचानक सामने आ जाते हैं।
एडिसन के साथ भी ऐसा ही था। उनका कहना था कि बेहतरीन विचार अक्सर अचानक उनके दिमाग में आते थे और वो बस उन पर काम शुरू कर देते थे। अपनी कल्पना को सही तरीके से उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप अपने अनुसार सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन दोनों को विकसित करें। यहाँ कुछ ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको इस दिशा में मदद कर सकते हैं। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट रहे। आर्थिक लाभ का विचार, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, आपकी कल्पना को प्रेरित कर सकता है। आखिरकार, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है और इससे एक तरह की लोकप्रियता भी मिलती है। 2. द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। यह सिद्धांत ऐसे लोगों का समूह बनाने पर जोर देता है जो एक जैसे विचारों वाले हों और किसी उत्पाद में सुधार या एक अच्छी व्यावसायिक आइडिया पर काम करना चाहते हो। जब सभी का एक ही लक्ष्य होता है तो यह कल्पना के लिए एक उपजाऊ माहौल बनाता है। 3. गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल। मान लीजिए कि एक महिला, जिसका नाम अन्ना है, को जानवरों की देखभाल का बहुत शौक है। जानवरों के प्रति उसका प्रेम उसे नए तरीके खोजने की प्रेरणा देता है कि वह उनके साथ अधिक समय कैसे बिता सकती है। यह जुनून उसकी सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, जिससे उसे अपने क्षेत्र में नए समाधान सोचने में मदद मिलती है। 4. अप्लाइड फेथ। आपके विश्वास आपकी कल्पना का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकते हैं। इतिहास में कई महान लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर और अपने विचारों पर अटूट विश्वास के कारण अपने सपनों को साकार किया। 5. ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर। इस सिद्धांत का मतलब है कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाना। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण एडिसन का मेथोडिकल प्रोसेस है, जिससे उन्होंने इनकैंडेसेंट लैंप का आविष्कार किया। इसमें संगठित सोच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आप सोचते कैसे हैं? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो शायद आपने ऐसा नहीं किया होगा। अगर आप सच में वो हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो अपने सोचने के तरीकों पर एक नज़र डालने का समय आ गया है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी सोच को निखार सकते हैं, अपनी कल्पना को जागृत कर सकते हैं और सफलता की राह पर चल सकते हैं। तो आइए जानें कि अपने दिमाग को कैसे नियंत्रित करें। अपने विचारों की शक्ति को सही मायने में उपयोग करने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप सोचते कैसे हैं और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के 2 मुख्य तरीके हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में विशिष्ट अनुभवों या अवलोकनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष बनाना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और अंधेरा हो गया है, तो आप बाहर जाते समय छाता ले सकते हैं। यहाँ आप मौसम की स्थिति के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। दूसरी ओर, डिडक्टिव रीजनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य सिद्धांतों या ज्ञात तथ्यों से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पीटर को अविवाहित कहा गया है और वो सच में अविवाहित है, तो यह निष्कर्ष बैचलर शब्द की परिभाषा पर आधारित है। यह प्रकार किसी राय को महत्व नहीं देता, यह पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होता है। राय समस्याजनक हो सकती है क्योंकि अक्सर इनमें पक्षपात होता है और विश्वसनीय जानकारी की कमी होती है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल तथ्य और राय के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि आपको केवल उन राय पर भरोसा करना चाहिए जो तथ्यात्मक जानकारी से समर्थित हो। उदाहरण के लिए, रिनी को ही देखिए, उसके पास लगभग हर चीज पर एक राय है और वो अपनी राय को तथ्यों के आधार पर मजबूत बनाती है। इसके विपरीत, डायना जब भी जीवन के बड़े फैसलों का सामना करती है, तो वो अपने साथी, सबसे अच्छे दोस्त और माता-पिता से सलाह लेती है, लेकिन उनकी बातों को आंख मूंद कर नहीं मानती, बल्कि सोच समझकर उनका मूल्यांकन करती है। इस बात की पुष्टि करना जरूरी है कि आप जिन स्रोतों पर भरोसा करते हैं, वे विश्वसनीय हैं। ब्रैंडन, उदाहरण के लिए, खुद को दुनिया की खबरों से अपडेट रखने के लिए विभिन्न मीडिया स्रोतों को पढ़ता है, लेकिन वह सब कुछ सीधे स्वीकार नहीं करता। वह अपनी ओर से रिसर्च करता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि जिस समाचार स्रोत को वह पढ़ रहा है, वह विश्वसनीय और सम्मानित है। उसे यह भी पता है
कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न समाचार स्रोत अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए वह निष्पक्ष रिपोर्टर से जानकारी लेना पसंद करता है ताकि वह एक संतुलित दृष्टिकोण बना सके। अपनी सोच को तेज करने के लिए जानकारी के स्रोतों को सावधानी से चुनना जरूरी है। हर चीज पर सवाल उठाएं और जितनी जानकारी मिल सके उसे इकट्ठा करें जब तक आपको यह यकीन हो जाए कि जो आप देख रहे हैं वो सच है। संगठित सोच समय और अभ्यास मांगती है। इसके लिए नियंत्रित आदतों की आवश्यकता होती है। जब तक आप ये आदतें नहीं अपनाते, संगठित तरीके से सोचना मुश्किल हो सकता है। अपने दिमाग को एक कैमरे की तरह सोचिए जो आपके आसपास की हर चीज को कैप्चर कर लेता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो आपका दिमाग कई गैरजरूरी जानकारियों को अपने में समेट लेगा, जैसे कि प्रचार, गपशप और वो चीजें जो आपके उद्देश्य की सेवा नहीं करती। अपने विचारों को सचेत रूप से व्यवस्थित करके और राय की बजाय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मानसिक अव्यवस्था को साफ कर सकते हैं और खुद को आलोचनात्मक और प्रभावी तरीके से सोचने के लिए सशक्त बना सकते हैं। यह स्पष्टता आपको अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सटीकता से आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए और अधिक रणनीतियां जानते हैं ताकि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण पा सकें। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को उलझा सकती है, जिससे असल में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस ध्यान को बनाए रखने के लिए नियंत्रित आदतें विकसित करना आवश्यक है। अपने दिमाग को एक कैमरे के रूप में सोचें जो महत्वपूर्ण विवरणों पर जूम कर सकता है, जैसे हजारों पेड़ों के बीच किसी दुर्लभ पक्षी को देख पाना। यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपके दिमाग में केवल मूल्यवान और उपयोगी जानकारी को संग्रहीत करने में मदद करती है। तो नियंत्रित आदतें कहाँ से शुरू होती है? यह डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं, तो केवल अपने वजन की शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इस इच्छा को ठोस कार्यों में बदलना होगा। अगर आप अभी भी अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं और स्वस्थ जीवन शैली को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिबद्धता में वो बदलाव नहीं है जो आपके वातावरण में होना चाहिए। नियंत्रित आदतों के लिए इच्छाशक्ति और जागरूकता की आवश्यकता होती है। आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी संगठित सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह केवल नियमित अभ्यास से ही संभव है। इसका मतलब है कि आपको जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे सीधे मान लेने की बजाय मानसिक पुनरावृत्ति में संलग्न होना चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण है अफर्मेशंस। एमिल कुए, एक मनोवैज्ञानिक और फार्मासिस्ट, सोच की आदतों या अफर्मेशंस की शक्ति के बड़े समर्थक थे। उनके अनुयायी अक्सर उनका मंत्र दोहराते थे, हर दिन, हर तरह से, मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। रोजाना इसे दोहराना मामूली लग सकता है, लेकिन जो लोग मानवीय विचारों की शक्ति को समझते हैं, वे इसके संभावित प्रभाव को समझते हैं। पेनेलोप का उदाहरण ले, जो हमेशा से अपनी बेकरी खोलने का सपना देखती थी। आगे की चुनौतियों को जानते हुए भी वह अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी और दृढ़ थी। उसने सबसे पहले उन सभी कार्यों की सूची बनाई जो उसे पूरे करने थे। हर दिन वह एक काम पर ध्यान केंद्रित करती, जिससे उसका उद्देश्य और उसके लक्ष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती। अपने दैनिक कार्यों के साथ ही पेनेलोप अफर्मेशंस का भी अभ्यास करती थी। वह बार बार खुद को बताती थी कि वह सक्षम है और जल्द ही अपनी बेकरी खोलेगी। उसे पता था कि अच्छी चीजों के लिए समय लगता है, इसलिए वह खुद को धैर्य रखने की याद दिलाती थी। ये अफर्मेशंस उसकी यात्रा के दौरान प्रेरणा का स्रोत बने, खासकर उन पलों में जब वह निराश होती। वे उसे उस समय नई ऊर्जा देते थे जब वह हताश महसूस करती। इसके अलावा, आकर्षण के नियम को कम न आके, जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं, वह अक्सर आपके पास लौटती है। अगर आप लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो सकारात्मक अनुभव अधिक संभावना के साथ आपके साथ होंगे। इसी तरह, यदि आप नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, तो आप अनफेवरेबल परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके, नियंत्रित आदतों का अभ्यास करके और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं। चलिए,
अपने मन की शक्ति को हार्नेस करने के और भी तरीके जानते हैं। नकारात्मक नियंत्रित ध्यान एक बड़ा रुकावट हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि नियंत्रित ध्यान कैसे प्राप्त किया जाए। यह सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसा कि नेपोलियन हिल ने जोर दिया है। वह नियंत्रित ध्यान को मानसिक डायनामाइट के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें आत्मसंदेह को समाप्त करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है। लेकिन आप इस शक्तिशाली उपकरण को कैसे विकसित कर सकते हैं? नियंत्रित ध्यान प्राप्त करने के लिए आपको 5 महत्वपूर्ण कारकों में महारत हासिल करनी होगी। एक, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यह एक स्पष्ट लक्ष्य रखने के बारे में है। चलिए हारोल्ड को लेते हैं, जिसे महीने के अंत तक अपने किराए का भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत है। चिंता में न डूबते हुए हारोल्ड अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, आवश्यक धन इकट्ठा करना। यह इरादा उसे यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि उसे अपना समय और ऊर्जा कहाँ निर्देशित करनी है, बजाय इसके कि वह सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करे। 2, सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें अपने भावनाओं को प्रबंधित करना और ध्यान केंद्रित रहना शामिल है। हारोल्ड समझता है कि असफलता का डर बहुत भारी हो सकता है, लेकिन वह जानबूझकर यह चुनता है कि उसे इसे अपने कार्यों को निर्धारित नहीं करने देना है। उसे पता है कि निराशा में डूबना केवल निष्क्रियता की ओर ले जाएगा, जो कि हानिकारक है। 3, कंट्रोल्ड अटेंशन। हारोल्ड अपने अधिकांश ध्यान को आय उत्पन्न करने पर केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि वह उन गतिविधियों को प्राथमिकता देता है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें, यह विचार को मजबूत करते हुए कि नियंत्रित ध्यान सफलता के लिए आवश्यक है। 4, ऑटोसजेशन। यह आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। हारोल्ड संभावित तरीकों पर विचार करना शुरू करता है। पैसे कमाने के लिए अपनी मरम्मत की क्षमताओं को पहचानते हुए वह सोचता है कि वह अपने पड़ोस में सेवाएं प्रदान कर सकता है या गणित में ट्यूशन दे सकता है जिसमें वह अच्छा है। ऑटोसजेशन एक ऐसा मानसिकता प्रोत्साहित करता है जो किसी समस्या के कई दृष्टिकोण देखने में मदद करता है। 5, विल पावर। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रेरणादायक शक्ति है। हालात कितने भी गंभीर क्यों न हों, हमेशा एक रास्ता होता है। हारोल्ड दृढ़ रहता है। वह कई पड़ोसियों से बात करता है जो उसकी सेवाओं को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसे पता है कि अंततः कोई न कोई उसे नौकरी देने के लिए सहमत हो सकता है। यह अडिग दृढ़ता उसकी मजबूत इच्छाशक्ति से आती है। ये 5 सिद्धांत न केवल हारोल्ड को मार्गदर्शित करते हैं, बल्कि इतिहास में सफल व्यक्तियों की यात्राओं को भी आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन, जो अपनी कई आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध है, अपने सफलताओं का श्रेय इन्हीं सिद्धांतों को देते हैं। जब उनसे उनकी सफलताओं की कुंजी के बारे में पूछा गया, तो एडिसन ने ध्यान केंद्रित करने और इन मूलभूत सिद्धांतों को गंभीरता से लागू करने के महत्व को उजागर किया। इन 5 कारकों को अपनाकर, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, ऑटोसजेशन और विल पावर, आप नियंत्रित ध्यान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हारोल्ड और उनसे पहले कई सफल व्यक्ति। याद रखें, नियंत्रित ध्यान को विकसित करने में अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार परिवर्तनकारी हो सकते हैं। एडिसन की आविष्कार रणनीति। एडिसन स्पष्ट लक्ष्य रखने की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे समझना अनिवार्य है। आपको अपने उद्देश्य के बारे में निश्चित होना चाहिए। एडिसन ने जोर दिया कि नियंत्रित ध्यान और ऑटोसजेशन सफलता के महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर इतना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि असंभवता का विचार अप्रासंगिक हो जाए। नियंत्रित ध्यान का अर्थ है अपने कौशल में महारत हासिल करने और अन्य लोगों से सहायता प्राप्त करने में समय और प्रयास समर्पित करना, जिनकी आकांक्षाएं समान हैं। सफल व्यक्ति कभी भी अपने समय को अनुत्पादक गतिविधियों में बर्बाद नहीं करते, नहीं वे असफलताओं, बाधाओं या आत्मसंदेहों को उन्हें रोकने की अनुमति देते हैं। यह अडिग प्रतिबद्धता इच्छाशक्ति के सिद्धांत से निकटता से जुड़ी होती है। ऑटोसजेशन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में विश्वास करता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा,
तो यह विश्वास उनके कार्यों को काफी प्रभावित करता है। एडिसन ने एक सामान्य कमी की ओर इशारा किया। कई लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे आत्मसीमाएं लगाते हैं जो उन्हें प्रयास करने से रोकती है। यह मानसिक अवरोध असफलता के मानसिकता को जन्म दे सकता है, यहाँ तक कि पहले प्रयास से पहले ही। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का उदाहरण ले, जिन्होंने आधुनिक टेलीफोन का आविष्कार किया। बेल ने दृढ़ इरादों और निरंतर के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में सफलता नहीं पाई। वास्तव में वह अक्सर अपनी असफलताओं की गिनती खो देते थे। क्या यह हतोत्साहित करने वाला था? बिल्कुल, लेकिन इससे उन्हें रोकने वाला नहीं था। बेल आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने तार के माध्यम से ध्वनि को सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं कर दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने भी नियंत्रित ध्यान को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने इसे मन की सभी क्षमताओं को एकल उद्देश्य की ओर केंद्रित करने के तरीके के रूप में देखा। कार्नेगी के लिए, जब उन्हें इस्पात का निर्माण और बिक्री करनी थी, तो उन्होंने उस लक्ष्य पर अपने सभी मानसिक संसाधनों को केंद्रित किया। उनकी सफलता इस विशेषज्ञता से उत्पन्न हुई, इस्पात उत्पादन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। लेकिन उन उद्योगों के बारे में क्या जो विविधता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग, जिसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं। कार्नेगी ने तर्क किया कि नियंत्रित ध्यान विविध वातावरणों में भी प्रभावी हो सकता है। रिटेल के भीतर भी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कपड़ों का विभाग एक प्रबंधक द्वारा संचालित होता है, जो सही प्रकार की ब्लाउज और शर्ट का चयन करने में विशेषज्ञता रखता है, जबकि खेल विभाग में विशेषज्ञ होते हैं, जो सबसे विपणन योग्य खेल उपकरण पर सलाह देते हैं। निष्कर्ष में, चाहे इस्पात उत्पादन जैसे केंद्रित क्षेत्रों में हो या खुदरा जैसी विविध उद्योगों में, नियंत्रित ध्यान का अनुप्रयोग और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। यह आपके मानसिक क्षमताओं को आपके उद्देश्य के साथ संरेखित करने के बारे में है, जिससे आप बाधाओं को पार कर सकते हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। विविध क्षेत्रों में सफलता। नियंत्रित ध्यान केवल विशेष भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, यह विविध कॉरपोरेट वातावरणों में भी फल फूल सकता है। किसी कंपनी में प्रत्येक विभाग के अपने प्रबंधक और कर्मचारी होते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मानव संसाधन प्रबंधक कभी भी मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारियां नहीं लेगा, जैसे कि एक लेखाकार बिक्री विभाग के कार्यों को नहीं संभालेगा। अगर आप यह तय करने में संघर्ष कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो चिंता न करें। एंड्रयू कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आपको अपने समय और ऊर्जा को कहाँ निवेश करना है, इसका सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। अगर आपके पास अपने बड़े जीवन उद्देश्य का एक आभास है, तो यह आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। क्लेयर की यात्रा। क्लेयर का उदाहरण ले, जो एक कॉलेज की छात्रा है और अपने करियर की दिशा को लेकर अनिश्चित है। हालांकि वह संचार पर रही है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में करियर बनाने का कोई जुड़ाव नहीं महसूस होता। अपनी शिक्षा के दौरान वह विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण करती है। जब वह स्नातक होती है, तो क्लेयर को पता चलता है कि उसकी सच्ची रुचि चिकित्सा में है। वह समझती है कि दूसरों की मदद करने की उसकी इच्छा सबसे अच्छा एक डॉक्टर बनकर पूरी की जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि क्लेयर की कॉलेज की शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। इसने उसे मजबूत संचार कौशल से लैस किया, जो उसे एक प्रभावी चिकित्सक बनाते हैं। कार्नेगी मानते हैं कि आपकी शिक्षा के दौरान स्पष्ट विशेषज्ञता न होना एक बर्बादी नहीं है। इसके बजाय यह समय आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि प्रभावी संचार, टीम वर्क और आत्मानुशासन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। परिवर्तन को अपनाना। अपनी विशेषज्ञता को बदलना पूरी तरह से स्वीकार्य है। हालांकि वर्षों की मेहनत के बाद ऐसा करना एक रुकावट जैसा लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आप वह करें जो आप वास्तव में चाहते हैं। एक नए करियर की शुरुआत करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन समय की सबसे बड़ी बर्बादी यह होगी कि आप अपनी इच्छाओं और सपनों की अनदेखी करें। निष्कर्ष। संक्षेप में, आपने क्रिएटिव विजन के बारे में सीखा है, जिसे अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रिएटिव विजन को हार्नेस करने के लिए आपको अपनी कल्पना को संलग्न करना होगा, जो दो रूपों में आती है।
एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें मौजूदा विचारों और सिद्धांतों को जोड़कर नए विचार बनाना शामिल है। 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से नए विचार का निर्माण करता है। अपनी कल्पना को उत्तेजित करने के लिए इन 5 सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य की स्पष्टता, अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहे। कल्पना, दोनों प्रकार की कल्पना को बढ़ावा दे। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, दूसरों के साथ मिलकर अपने विचारों को परिष्कृत करे। अतिरिक्त प्रयास, आवश्यक से अधिक प्रयास करे। प्रयोगात्मक विश्वास, अपनी क्षमताओं और दृष्टि में विश्वास करे। इन सिद्धांतों को शामिल करके आप अपनी क्रिएटिव विजन को अनलॉक कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य सिद्धांतों का पुनर्कथन। नेपोलियन हिल की अंतर्दृष्टियों के इस सफर में आपने अपने मन की शक्ति को हार्नेस करने के लिए कई आवश्यक सिद्धांत सीखे हैं। मास्टरमाइंड, दूसरों के साथ मिलकर काम करे ताकि आपके विचार और प्रयास अधिक प्रभावी बन सके। अतिरिक्त प्रयास, हमेशा उम्मीदों से अधिक प्रयास करें ताकि आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सके। प्रयोगात्मक विश्वास, अपनी दृष्टि और क्षमताओं पर विश्वास रखें। व्यवस्थित व्यक्तिगत प्रयास, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण को संगठित और व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित सोच, आपने व्यवस्थित सोच के महत्व को भी समझा है। एक संगठित मन विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, बजाय उन्हें बिना सोचे समझे मानने के। संगठित विचार प्राप्त करने के लिए नियंत्रित आदतों का विकास आवश्यक है, जो आपकी जरूरतों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरा करने में मदद करती है। नियंत्रित ध्यान, इसके अतिरिक्त आपने नियंत्रित ध्यान के बारे में सीखा है, जो सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियंत्रित ध्यान में महारत हासिल करने के लिए 5 प्रमुख कारक हैं। 1. लक्ष्य की स्पष्टता, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. स्वानुशासन, अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखें। 3. नियंत्रित ध्यान, अपने प्रयासों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित करें। 4. ऑटोस्जेशन, अपने मन को समाधान और अवसरों की खोज के लिए प्रेरित करे। 5. संकल्प शक्ति, चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों को दृढ़ता से प्राप्त करने की कोशिश करे। जीवन और करियर में अनुप्रयोग, नियंत्रित ध्यान का प्रयोग करियर विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यह आपको अपना समय, ऊर्जा और ज्ञान उस क्षेत्र में समर्पित करने का अवसर देता है। जितनी अधिक विशेषज्ञता आप अर्जित करते हैं, उतने अधिक अदम्य बन जाते हैं। अपने उद्देश्य की खोज, आपके अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लेंगे, तो आपका मन, शरीर और आत्मा उसे प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करेंगे। खुद पर विश्वास करें, आपके पास सफल होने की पूरी क्षमता है। यात्रा का समापन। इसी के साथ हम नेपोलियन हिल की पुस्तक हाउ टू ओन योर ओन माइंड की इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। मुझे आशा है कि जो अंतर्दृष्टियां हमने यहाँ साझा की है, वे आपके लिए उतनी ही प्रेरणादायक और लाभकारी साबित हुई है जितनी मेरे लिए। हिल के सिद्धांत केवल सैद्धांतिक बातें नहीं है, ये व्यावहारिक उपकरण हैं जो जीवन में सही तरीके से लागू करने पर हमें सच्ची सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आपके लिए एक आह्वान, यदि इस सारांश ने आपकी रुचि को जगा दिया है, तो मैं आपको यह पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इसमें आपके लिए और भी कई ज्ञान भरी बातें हैं, जो इन सिद्धांतों को आपके जीवन में सुधारने और लागू करने में आपकी मदद करेंगी। साथ जुड़े रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो इन विचारों से लाभ उठा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे प्रेरित करती है कि मैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों से ज्ञान लाता रहूं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। समुदाय से संवाद। मैं जानना चाहूंगा कि इस किताब को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप इसमें सीखी गई बातों को अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहते हैं। नीचे कमेंट करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अंतिम विचार। सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, अपने मन को बदलने की शक्ति आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। अगली बार तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने मन पर अधिकार बनाए रखें।